Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the USA के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को डिपोर्ट किया गया। उन इंडियन सिटीजन्स को डिपोर्ट किया गया है जिनके द्वारा अनऑथराइज वे के थ्रू, इलीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू यूएस का जो टेरिटरी है उसके अंदर एंट्री को कैरी किया गया था। डिपोर्टेशन का ये जो प्रोसेस है उसके अगेंस्ट में अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा अपना जो वॉइस है उसको रेज किया गया। इस कम्प्लीटली प्रोसेस के दौरान में इंडियन सिटीजन्स को यूएस की अथॉरिटीज के द्वारा इनह्यूमन वे के अंदर ट्रीट किया गया। स्टूडेंट, जब भी कोई इश्यू है वो न्यूज़ के अंदर हुआ करता है तो उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो कंसर्न्स हैं उसके रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट है वो दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में। आप देखिए कि ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा अपना जो स्टेटमेंट है वो देना होता है फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर में। बेसिकली मिनिस्ट्रीज को अकाउंटेबल रखने के रिगार्डिंग में या गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखने का एक टूल है हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसेस के अंदर में। तो इस इश्यू के रिगार्डिंग में भी जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं एस जयशंकर सर, उनके द्वारा अपना जो स्टेटमेंट है वो दिया गया। स्टेटमेंट के अंदर उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो डिपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे नहीं कैरी हुआ है। लास्ट 15 to 16 ईयर्स के अंदर में हमारे जो 15,000 के आसपास इंडियन पर्सनस हैं जो कि इलीगल वे के थ्रू यूएस के जो सोइल है उसके ऊपर एंटर करने का कोशिश किया गया था, उनको एवरी ईयर यूएस की अथॉरिटीज़ के द्वारा जो डिपोर्ट है वो किया जाता है। और स्टूडेंट्स, हर एक कंट्री का यहाँ पे एक ओब्लिगेशन भी है कि उनके जो नेशनल्स हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, उनको वापस से टेक ओवर किया जाए जिनके द्वारा इलीगल वेज के थ्रू अदर कंट्री के अंदर में एंट्री करने का जो कोशिश है वो किया गया। यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा ईयर वाइज बेसिस के अंदर में जो डाटा है वो भी बताया गया कि किस ईयर के अंदर में कितने पर्सन हैं जो यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा डिपोर्ट है वो किए गए थे। आप देखिए कि उनके द्वारा जो इलीगल यहाँ पे इलीगल वेज के थ्रू जो यहाँ पे एजेंट्स हैं जिनके द्वारा इस तरीके से सिटीजन्स को सेंड किया जाता है उनको भी किस तरीके से यहाँ पे रोका जा सके, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके रिगार्डिंग में भी उनके द्वारा जो स्टेटमेंट है उसके अंदर मेंशन है वो किया गया था। अब अगर हम बात करें यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि यहाँ से किस तरीके से आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। एक तो आप देखिए कि आपसे जीएस पेपर 1 जो सोसाइटी से रिलेटेड है वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस के पेपर के अंदर में कि क्यों हमारे यहाँ पे जो इंडियन पर्सनस है उनके द्वारा अदर कंट्रीज़ के लिए वो माइग्रेट करते हैं, क्यों वो जाया करते हैं, क्या उसके सोशल रीजन्स हैं। तो आप देखिए कि मेंस के अंदर में आपको सोशल रीजन के पर्सपेक्टिव से कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से पीपल्स का जो माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है उसको कोट कर सकते हो। उनका एक एस्पिरेशन है कि अदर कंट्रीज़ के अंदर में जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे मोर अर्निंग है उसको वो कैरी आउट करेंगे, वो भी एक रीजन हो सकता है। और भी काफ़ी कुछ अदर कंडीशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको मेंस के रिगार्डिंग में इस टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में भी कुछ जो टॉपिक्स है वो न्यूज़ के अंदर में है। एक तो आपको यहाँ पे इंडियन पर्सन्स का जो मूवमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि हम आर्टिकल 19 के अंदर रीड करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर में एवरी इंडियन सिटीजन को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। बट स्टूडेंट, जो आर्टिकल 19 के अंदर में जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो दिया गया है वो आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो इंटरनल वे है कि जो इंटरनल टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर जो इंदिरा पॉइंट का एरिया है अंडमान एंड निकोबार, वहाँ पे आप देखिए कि इस तरीके से जो मूवमेंट को कैरी आउट करना है उसके रिगार्डिंग में जो राइट्स वो अवेलेबल है आर्टिकल 19 के अंदर में। बट हमारी कंट्री से आउटसाइड अगर आपको माइग्रेशन करना है, आउटसाइड आपको मूवमेंट को कैरी आउट करना है, तो आउटर जो यहाँ पे मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो मेंशन है वो आर्टिकल 21 के अंडर में है। तो ये मूवमेंट के परस्पेक्टिव से आपको जो डिफरेंस है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। इंटरनल जो मूवमेंट है उसका जो राइट है वो कहाँ पे है, आर्टिकल 19 के अंदर में। और आर्टिकल 21 के अंडर में आप देखिए कि आउटसाइड जो मूवमेंट है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। हमारे इंडियन सिटीजन्स को इस डिपोर्टेशन प्रोसेस के अंदर में हैंड कफ है वो किया गया था कि जो हथकड़ी हुआ करती हैं वो उनको बांध दिया गया था उसके अंदर में। तो बेसिकली आप देखिए कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फंडामेंटल राइट के अंदर मेंशन किया गया है कि आपको जो हैंड कफ किया जाता है किसी भी एक क्रिमिनल पर्सन को अथॉरिटीज़ के द्वारा
इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा बेसिकली फंडामेंटल राइट का जो एप्लीकेबल है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर में है, उनकी रिगार्डिंग में कुछ लिमिटेशन को वो इम्पोज करता है। फॉरेन जो कंट्रीज है उनके ऊपर किसी तरीके का लिमिटेशन है वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 21 के अंडर में आप देखिए कि राइट अगेंस्ट द हैंडकफ है वो अवेलेबल है हर एक पर्सन को, जो डिग्निफाइड लाइफ है उसके पर्सपेक्टिव से। डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर में हमारे कोर्ट के द्वारा भी, जिसके अंदर एक सुनील बत्रा केस है दिल्ली अथॉरिटीज़ के रिगार्डिंग में, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली अथॉरिटीज़ का वो केस है, जिसके अंदर में आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर कोई पर्सन क्रिमिनल नहीं है और आप देखिए कि वो एस्केप नहीं कर सकता है, सोसाइटी को किसी तरीके का डेंजर नहीं है, तो उसको जो हैंडकफ है वो ना किया जाए, उसको इस तरीके से हथकड़ी है उससे ना बांधा जाए, उसको जब भी कोर्ट के अंदर लेके जाना है या किसी और एरिया के लिए उसको कैरी आउट करना है। तो आर्टिकल 21 के अंडर में आपको जो प्रोविजंस है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो प्रिजन के जो रूल्स हैं, प्रिजन का आप देखिए कि 1894 का एक तो रूल है, इसके अलावा उसको बाद में अमेंड किया गया था प्रिजन के बारे में। प्रिजन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो जेल जो सब्जेक्ट है, प्रिजन का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा लिस्ट के अंडर में है स्टूडेंट्स? स्टेट लिस्ट के अंदर में है। यूपीएससी के द्वारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था एक बार, 2022 का जो पेपर था उसके अंदर में क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग में कि स्टेट लिस्ट के अंदर में है या 23 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंडर में। तो आप देखिए कि प्रिजन के जो रूल्स हैं उसके अंदर भी समय समय पे कुछ गाइडलाइंस वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी पर्सन को जो हैंडकफ है वो नहीं करना है, उसको इस तरीके से इनह्यूमन वे के अंदर जो ट्रीट है वो नहीं करना है। तो ये जो हुआ फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे जो गवर्नर का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स इस न्यूज़ के अंदर मेंशन किया गया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया कि उनके द्वारा काफ़ी सारे ऐसे बिल्स हैं जिनको कि पास किया गया है, गवर्नर को असेंट के लिए सेंड किया गया, तो गवर्नर के द्वारा अपना जो असेंट है वो नहीं दिया गया। तो ओवर द 3 इयर्स के रिगार्डिंग में वो जो बिल्स हैं वो पेंडिंग है असेंट के पर्सपेक्टिव से। और आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा लेटर फेज के अंदर में जो बिल्स हैं उनको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो जिनमें से कुछ बिल को प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट दिया गया है, कुछ के रिगार्डिंग में डिसीजन है वो नहीं लिया गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट को जब रेफर किया जाएगा बिल गवर्नर के द्वारा तो उस समय में बेसिकली प्रेसिडेंट का किसी भी तरीके का जो बाइंडिंग है वो नहीं है कि कितने दिनों के अंदर में बिल को उनके द्वारा असेंट देना है या रिटर्न करना है। तो उसी के रिगार्डिंग में कोर्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरीके से पेंडिंग वे के अंदर क्यों रखा गया। पहले भी आप देखिए कि काफ़ी बार जो कुछ स्टेट्स के द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था। तो इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में आपको 3-4 जो टॉपिक्स हैं वो पता होना चाहिए। आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, इस जो पोस्ट है उसको हमने कहाँ से कैरी किया है। क्या स्टूडेंट्स ऑफिस ऑफ गवर्नर को हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कैरी किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो बेसिकली ये आपके लिए होमवर्क है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो हमने कहाँ से लिया है। अगर आपको नहीं पता है ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में तो स्टूडेंट्स आप अगर लक्ष्मीकांत का बुक को रीड करते हो पॉलिटी के रिगार्डिंग में, तो उसका चैप्टर 3 है जिसके अंदर में सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस के बारे में मेंशन किया गया है। कुछ टेबल्स वहाँ पे मेंशन है कि कौन सा फीचर है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो वो आपको याद है वो ज़रूर से होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके थ्रू हुआ करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये जो प्रोविज़न है वो हमने कनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से कैरी किया है, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। गवर्नर का जो असेंट प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करें कि बिल उनके द्वारा पास किया गया तो आर्टिकल 200 के अंडर में वो अपना जो असेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 201 के अंडर में उनको पावर है कि बिल को उनके द्वारा रेफर किया जा सकता है, किसे? प्रेसिडेंट को। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस तरीके का कोई भी डिस्प्यूट है, यहाँ पे आप देखिए कि गवर्नर और स्टेट का जो डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग में ओरिजिनल जो प्रोविजन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कौन से आर्टिकल के अंडर में, आर्टिकल 131 के अंडर में जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसके थ्रू स्टेट्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच है वो किया करते हैं इस तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं, इस तरीके के जो केसेज हैं उसके रिगार्डिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब मांगा गया इस केस के पर्सपेक्टिव से। गवर्नर का जो पोस्ट है वो ऑलरेडी आप देखिए कि कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर हुआ करता है।
तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में भी, और मेंस का जो जीएस पेपर सेकंड है उसके अंदर में आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि शेख हसीना मैम के बारे में है, जो कि इंडिया के अंदर में है प्रेजेंट समय में। बांग्लादेश का ये पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे, बट वहाँ पे एक मूवमेंट होता है, स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट था। बाद में हो सकता है कि उस मूवमेंट को किसके द्वारा सपोर्ट किया गया, किस अदर कंट्रीज के द्वारा वहाँ पे सपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया, ये एक आप देखिए कि जनरल डिस्कशन का एक टॉपिक है। एग्जाम के अंदर में इस तरीके के क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे। तो शेख हसीना मैम का जो फादर हैं, जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग पर्सन हुआ करते थे, मुजीबुर रहमान हैं, उनके आप देखिए कि हाउस को बुलडोज किया गया है, हाउस को डिस्ट्रॉय किया गया है। तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है वो दिया गया कि उस समय में जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो वहाँ पे आप देखिए कि जिनके द्वारा गवर्नमेंट को हेड किया गया है, मोहम्मद यूनुस साहब, तो उनके द्वारा समहाउ कोशिश किया गया, उनको असैसिनेट करने का कोशिश भी था उस जो स्टूडेंट्स का जो मूवमेंट है उस दौरान में। मोहम्मद यूनुस साहब आप देखिए कि माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग में इनका एक काफ़ी अच्छा नेम है। इनको कि नोबल जो का जो प्राइज है वो भी दिया गया है इनका माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग में जो वर्क है उसके पर्सपेक्टिव से। पर शेख हसीना मैम जब पावर के अंदर में थे तो इनके द्वारा काफ़ी सारे जो लिमिटेशंस है वो लगा दिए गए थे मोहम्मद यूनुस साहब के अगेंस्ट में। तो बेसिकली उन्हीं के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इस तरीके से उनके द्वारा कोशिश किया गया था उस मूवमेंट के दौरान में इनको असेसिनेट करने का, ये इनके एलिगेशंस हैं। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि एक तो बांग्लादेश का आपको लोकेशन पता होना चाहिए। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है वो काफ़ी बार न्यूज के अंदर में है। कितना किलोमीटर है इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया? 4096 किलोमीटर। अभी रिसेंटली इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा इसको आप देखिए कि फेंसिंग करने का कोशिश किया गया था कि बॉर्डर मैनेजमेंट है, बॉर्डर के अंदर में प्रोटेक्शन को कैरी आउट किया जाए। तो जिसके अंदर में 3200 के आसपास जो बॉर्डर एरिया है उसको आप देखिए कि ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया गया है, सिक्योर किया गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। इंडिया बांग्लादेश आप देखिए कि काफ़ी अच्छा बॉर्डर के अंदर में कोऑपरेशन हुआ करता था, बट जब से वहाँ पे पावर का चेंज हुआ है, एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया के द्वारा तो काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भी लॉन्च किया गया था बांग्लादेश के अंदर में, जिससे कि बांग्लादेश को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाए। और बांग्लादेश के द्वारा भी आप देखिए कि पाकिस्तान से जब सेपरेट हुआ, बांग्लादेश का लिबरेशन होता है 1971 के समय में, उनके द्वारा कंटिन्यूअस इनिशियल फेज को आप देखिए कि एक्सेप्ट करते हुए लेटर फेज के अंदर में उनके द्वारा एक काफ़ी अच्छी जर्नी है उसको कैरी आउट किया गया था। कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जिसके अंदर में बांग्लादेश का जो डोमिनेशन है, बांग्लादेश का उन ट्रेड के अंदर में जो डोमिनेशन है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला था। तो ये बांग्लादेश के बारे में है। अब वहाँ पे पीपल्स का जो मूवमेंट है वो क्यों हुआ? स्टूडेंट्स के द्वारा बेसिकली मूवमेंट को कैरी आउट किया गया था। मूवमेंट आप देखिए कि वहाँ पे जिन पर्सन्स के द्वारा बांग्लादेश लिबरेशन का जो मूवमेंट है जिसके अंदर पार्टिसिपेट किया गया, उन पर्सन्स को कुछ रिजर्वेशन है वो हुआ करता था। उस रिजर्वेशन को इंक्रीज करने का कोशिश किया गया था यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कि उन फैमिलीज को जो आने वाले जो मेंबर्स हैं उस फैमिली की जो न्यू जनरेशन है उनको भी उसका जो बेनिफिट है जो यहाँ पे रिसीव हो रिजर्वेशन का। तो उसी के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, मूवमेंट वहाँ पे होता है स्टूडेंट्स का, जिसको किसके द्वारा फंड किया गया वो डिफरेंट डिबेटेबल टॉपिक है। शेख हसीना मैम का जो टेन्योर है उसका इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए थे, जिसके अंदर जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा आप देखिए कि इलेक्शन के अंदर में जो पार्टिसिपेट है वो नहीं किया गया था। लास्ट ईयर जनवरी के समय वहाँ पे इलेक्शन है वो कंडक्ट हुए थे। तो ये बेसिकली शेख हसीना मैम के बारे में था। इनके द्वारा स्टूडेंट्स बे ऑफ बंगाल के अंदर में एक आइलैंड है उसके रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि एक स्टेटमेंट है वो दिया गया था कि कुछ जो वेस्टर्न पावर कंट्रीज हैं उनके उस आइलैंड को टेक ओवर करने का कोशिश करना चाहते थे, इनके द्वारा डिनाई किया गया। इसी वजह से उनका जो पावर है उसको ओवरथ्रोन किया गया, उनको पावर से रिमूव है वो किया गया। तो बांग्लादेश का एक सेंट मेरीन आइलैंड है, आइलैंड का जो नेम है वो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या नेम है स्टूडेंट्स? सेंट मेरीन आइलैंड है। कहाँ पे ये सिचुएटेड है बांग्लादेश का? अगर आप लोकेशन को देखते हो एटलास के अंदर में तो आप देखिए कि उसका जो कोक्स बाजार पेनिनसुला है, बांग्लादेश का जो ईस्टर्न पार्ट है जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ में इस तरीके से अपना एरिया है वो शेयर करता है। तो कोक्स बाजार जो उसका पेनिनसुला है, आप देखिए कि उसका जो सदर्न टिप है वहाँ पे ये आइलैंड है वो सिचुएटेड है, सेंट मेरीन आइलैंड, जिसको कि यूएस के द्वारा टेक ओवर करने का कोशिश किया गया था। उसी के रिगार्डिंग में उनको पावर से ओवरथ्रोन किया गया, ऐसे एलिगेशंस थे शेख हसीना मैम की।
तो ये आइलैंड आप याद रख लेना। कोक्स बाजार को हम किस वजह से रीड करते हैं? कोक्स बाजार वो जगह है, आप देखिए कि जहाँ पे जो रोहिंग्या कम्युनिटी का माइग्रेशन हुआ है म्यांमार से, आप देखिए कि उस रोहिंग्या कम्युनिटी के रिगार्डिंग में जो डिटेंशन सेंटर है उनको सेटअप किया गया था कोक्स बाजार के एरिया के अंदर में। कोक्स बाजार है या बाजार है, जो भी है ये। और इसके अलावा एक लोकेशन और है स्टूडेंट्स, वहाँ पे आप देखिए कि भासन चार आइलैंड है। भासन चार आइलैंड को डेवलप किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। वहाँ पे भी जो रोहिंग्याज के जो डिटेंशन सेंटर्स हैं उनको सेटअप किया गया। तो ये बेसिकली कुछ ऐसे एरियाज हैं जो भी न्यूज़ के अंदर में आपको पता होना चाहिए। इंडियन को अथॉरिटीज़ के द्वारा भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया था बांग्लादेश गवर्नमेंट को। इस भासन चार आइलैंड है कोक्स बाजार के अंदर जो डिटेंशन सेंटर है उसके पर्सपेक्टिव से। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक जो लैब्स हैं वो हुआ करती हैं, बट क्या वो हमारे जो लैब्स हैं वो आप देखिए कि रेगुलेटेड हैं? क्या मार्केट के अंदर में उनका जो प्राइस, जिस तरीके से टेस्टिंग का जो प्राइस हुआ करता है उसका कोई रेगुलेशन है या नहीं है? तो उसके रिगार्डिंग में साइंस के पेज के ऊपर मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन यही किया गया है कि इंडिया के अंदर में आप देखिए कि अराउंड द 3 लाख के आसपास जो आपको लैब्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर में कुछ ऐसी हैं जो अंडर रेगुलेटेड हैं, फ्रेगमेंटेड वो लैब्स हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लैब्स हैं उनका भी प्रेजेंस नहीं है। रूरल एरिया के अंदर में या स्मॉलर जो टाउन्स हैं वहाँ पे लेस नंबर ऑफ लैब्स हैं, उनका अवेलेबिलिटी है। कुछ ऐसे भी लैब्स हैं जो जहाँ पे हायर नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग में ये डेवलप हुआ करती हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक स्टोरी को बताया गया कि एक पर्सन है, उनका फैमिली मेम्बर का लैब के अंदर टेस्ट होता है। लैब के टेस्ट के अंदर में डिफरेंट रिपोर्ट आती है, उनका उस तरीके से ट्रीट किया गया और लैब की उस रिपोर्ट के बेसिस पे कैजुअलिटी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है उस केस के अंदर में। अब यहाँ पे न्यूज़ ये है कि उनका ये डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है, इनको लैब्स हैं, इनको रेगुलेट किया जाए। स्टूडेंट्स, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड फैसिलिटी है उसके रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2010 के समय में एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट है वो लाया गया था। क्लिनिकल जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको रजिस्टर एंड रेगुलेट किया जा सके। नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड है वो भी है यहाँ पे सिचुएटेड, जिनके द्वारा जो लैब्स है उनको वॉलंटरी वे के अंदर में अपना जो एक्रीडिएशन प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना होता है। तो लैब प्रोसेस के बारे में है। जो हमारे डायग्नोस्टिक सेक्टर है उसके अंदर में आप देखिए कि अनरेगुलेटेड है, अंडर रेगुलेटेड है, कम्प्लीटली फ्रेगमेंटेड है। इसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है, प्राइस को भी कंट्रोल करने का ज़रूरत है। केरल स्टेट गवर्नमेंट का एक एडवर्टाइजमेंट था, वहाँ पे एक ग्लोबल समिट है, इन्वेस्टमेंट का जो समिट ऑर्गेनाइज होता है स्टेट्स के अंदर में, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब आप देखिए कि केरल के बारे में मेंशन किया गया है, तो आपको उसके कुछ लोकेशंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। एक तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि केरल के रिगार्डिंग में जब भी हम रीड करते हैं काफ़ी सारे ऐसे भी सिटीज़ हैं केरल के जो के नाम से ही आपको, के का जो यहाँ पे लेटर है उसी के साथ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए केरल का यहाँ पे मैप है, सपोज कीजिए केरल का मैप है। स्टूडेंट्स, केरल का जो मैप है वो कौन सा जो कंट्री है उसके इक्विवेलेंट है? कभी आपने चिली का जो मैप है वो आप देखना, लैटिन अमेरिका के अंदर जो चिली नाम का जो कंट्री है उसके मैप को आप देखना, तो उसके इक्विवेलेंट आपको उसी के सिमिलर सिचुएशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो सिटीज़ सिचुएटेड हैं केरल के अंदर में, जो उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, तो सबसे टॉप के ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा खासरगोड। कौन सा है स्टूडेंट्स? कासरगोड है या खासरगोड है। नेक्स्ट आप देखिए कि सेकंड वे के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है कन्नूर है वहाँ पे। स्टूडेंट्स, कन्नूर वहाँ पे सिचुएटेड है। आप देखिए कि जो कन्नूर नाम का जो जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एरिया है उसी के नियर बाई एरिया के अंदर में एक स्मॉलर एरिया है जिसको कि हम माहे के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? माहे। और ये बेसिकली पुडुचेरी का ये पार्ट है। ये जो माहे है वो पुडुचेरी का पार्ट है। पुडुचेरी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड हैं, यनम नाम है उनका। माहे है वो केरल के अंदर सिचुएटेड है। कराईकल है वो कहाँ पे है? कराईकल है वो बेसिकली तमिलनाडु के नियर बाई एरिया के अंदर में है, और तमिलनाडु के ही एरिया के पास में सिचुएटेड है पुडुचेरी। तो ऐसे फोर अलग अलग पार्ट्स हैं पुडुचेरी के। तो माहे है वो केरल के अंदर में सिचुएटेड है। कासरगोड है, कन्नूर है। कन्नूर के लेटर फेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कोझिकोड। आप देखिए कि जो कोझिकोड नाम का जो सिटी है, जो कोझिकोड नाम का जो सिटी है, यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ का एक नेटवर्क हुआ करता है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क।
उसके अंदर में इंडिया का फर्स्ट जो लिटरेचर सिटी है उसका टाइटल है वो उसको दिया गया था। इंडिया का फर्स्ट कौन सा सिटी बनता है स्टूडेंट्स? लिटरेचर का ये सिटी बनता है। वर्ल्ड का फर्स्ट लिटरेचर सिटी है वो कौन सा है? तो ये आपको पता होना चाहिए। स्कॉटलैंड का एक सिटी है, स्कॉटलैंड का एक सिटी है जिसका नाम है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग है या एडिनबर्ग है, तो एडिनबर्ग नाम से वो सिटी है जिसको कि आप देखिए कि फर्स्ट यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में लिटरेचर सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया था। एग्जाम के अंदर में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा ही किसी कंडक्टेड एग्जाम के अंदर में लास्ट ईयर कि कौन सा सिटी है जो वर्ल्ड का फर्स्ट लिटरेचर सिटी है, तो एडिनबर्ग वो सिटी है। इंडिया का कौन सा है? कोझिकोड है स्टूडेंट्स इंडिया का। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो बेसिकली टॉप 3 यहाँ पे एरियाज हुए, कासरगोड है, कन्नूर है, कोझिकोड है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको कोटायम नाम की एक जगह है वो भी देखने के लिए मिलेगी। कोटायम के अंदर में क्या सिचुएटेड है? हमारा जो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो रबर बोर्ड ऑफ इंडिया है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कोटायम के अंदर में है। कोटायम कहाँ पे है? केरल के अंदर में है कोटायम। और फिर आप देखिए कि कोलम नाम का जो सिटी है वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है। फिर स्टूडेंट्स इसके कंप्लीटली सदर्न पार्ट के अंदर में त्रिवेंद्रपुरम है जो कि इसका कैपिटल सिटी है, वो वहाँ पे सिचुएटेड है। और आपको एक और जानकारी होना चाहिए कि केरल के वहाँ पे जो कुट्टानाड का एरिया है, केरल के वहाँ पे कुट्टानाड का एरिया है जहाँ पे आपको बिलो द सी राइस फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलता है। बिलो द सी किस तरीके से है? सपोज कीजिए यहाँ पे सी लेवल है वो इतना बेसिकली जीरो है, सी मीन सी लेवल है वो जीरो है, तो यहाँ पे जो कुट्टानाड है वो आपको बिलो द सी, आपको उसका जो बेसिकली जो टोपोग्राफी है वो सिचुएटेड है, तो वहाँ पे उसको बिलो सी राइस फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है वो देखा जाता है कुट्टानाड के वहाँ पे। तो केरल के कुछ सिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। आपके लिए जो होमवर्क है वो क्या रहेगा? होमवर्क आपके लिए रहेगा बेसिकली आपको रामसर साइट्स हैं उनको रीड करना चाहिए। केरल का जो 3 रामसर साइट वहाँ पे सिचुएटेड हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो रामसर साइट्स के जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज होके हुए 89 जो नंबर्स हैं वो हो चुके हैं, तो रामसर साइट्स हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं ओवर द ईयर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि थिएटर परफॉर्मेंस के बारे में है। थिएटर परफॉर्मेंस के अंदर में बताया गया है कि महाराष्ट्र के वहाँ पे 10 अवतार का एक जो थिएटर कॉन्सेप्ट है उसको कैरी आउट हुआ करता है। 10 अवतार बेसिकली क्या है? जैसे ही पैडी का जो क्रॉप है, जो पैडी का जो क्रॉप है उसका कल्टीवेशन हुआ करता है। कल्टीवेशन के बाद में आप देखिए कि स्टूडेंट्स उसके हार्वेस्ट के लेटर फेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि थिएटर परफॉर्मेंस वो हुआ करती हैं। 10 अवतार इसका नेम है। 10 अवतार मीन्स कि जो लॉर्ड विष्णु है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट अवतार्स हैं, लॉर्ड विष्णु के जो अवतार्स हैं उनको यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है थिएटर के रूप से। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जाम्पल के अंदर में बताया गया है 10 अवतार कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके अंदर लॉर्ड विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनका परफॉर्मेंस हुआ करता है थिएटर के अंदर में। एंटरटेनमेंट का एक पर्पज है हमारे रूरल एरियाज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो यूएस के वहाँ पे एयर के अंदर में क्रैश हुआ था, बेसिकली मिलिट्री का जो एयरक्राफ्ट है और वहाँ पे सिविलियन जो एयरक्राफ्ट है उनके कोलिजन की वजह से, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे मेंशन किया गया है इंडिया यहाँ पे क्या लेसन उनको सीख सकता है सिविल एविएशन के इस सेक्टर के अंदर में। उससे पहले भी आप देखिए कि सिविल एविएशन के रिगार्डिंग में जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया था, एक एडिटोरियल एक दिन जनवरी के ही मंथ के दौरान में, जिसके अंदर बताया गया था कि सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर में जीपीएस का वो सिस्टम होना चाहिए, किसी कंट्री के द्वारा आपके प्लेन को टारगेट ना किया जाए, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है वो नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं जो सीखे जा सकते हैं, बेसिकली फर्स्ट लेसन सीखा जा सकता है कि जब भी कोई इंसिडेंट अगर होता है, कोई भी इंसिडेंट अगर होता है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का प्रेशर है वो ना रहे। कंप्लीटली जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में कंडक्ट वो किया जाए। इसके रिगार्डिंग में जो एग्जाम्पल है वो बताया गया है 2010 के समय में मैंगलोर के वहाँ पे जिस तरीके से क्रैश हुआ था, तो ऐसा जो भी इंसिडेंट्स हुआ करते हैं उनको बेसिकली ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर में उनका इन्वेस्टिगेशन हो, उसका रिपोर्ट है वो रखा जाए, जिससे कि लोग यहाँ पे अवेयर हो सकें, यहाँ पे जो अवेयरनेस है उसको जनरेट किया जा सके। स्टूडेंट्स एयर के अंदर में जो हमारे यहाँ पे कोलिजन हुआ है वो 1996 के समय में एक चरखी दादरी नाम का एरिया है हरियाणा के वहाँ पे, वहाँ बेसिकली देखने के लिए मिला था।
तो स्टूडेंट्स उसके अंदर भी मेजर रीजंस यही आया था कि जो यहाँ पे जो पायलट हैं उनके द्वारा जिस तरीके से उनको ऑर्डर्स दिए गए थे एयर ट्रैफिक के द्वारा उसको माना नहीं गया, और जो क्विकली वे के अंदर में स्पीडी वे के अंदर में अपना जो प्रोसेस को कंप्लीट करना उसके रिगार्डिंग में वो कैजुअलिटीज हैं 1996 के समय देखने के लिए मिले थे। तो लेसन क्या सीखा जा सकता है, सिविल एविएशन के जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया जाए, ऐसी जो कैजुअलिटीज हैं वो ना सामने आए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो थर्मल पावर का एमिशन सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा आप देखिए कि कुछ गाइडलाइंस हैं उनको लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा थर्मल पावर का जो सेक्टर है उसके अंदर एमिशन को कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से गाइडलाइंस को ये लाया गया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स उनको बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो इनका जो डेडलाइन जो इनका हुआ करता था उससे पहले ही इनको आप देखिए कि कंप्लीट करना होगा हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके द्वारा, जिसका बेसिक मैंडेट यही है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको आप देखिए कि 3 ईयर बिफोर ही उसके जो रूल्स हैं उनको कंपाइल है वो उनको कंप्लाई है वो किया जाए थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा। अब स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है कि इंडिया का जो कोल है वो बेसिकली आप देखिए कि उसके अंदर सल्फर का जो कंटेंट है वो काफ़ी लो हुआ करता है। फ्लू गैस जो डीसल्फ्रेशन टेक्नोलॉजी है जिसको कि हमें 2035 तक अचीव करना है, और ऑलरेडी आप देखिए कि पार्टिकुलेट मैटर हैं अदर जो एमिशन के जो एरियाज हैं उनको भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स के थ्रू यहाँ पे कवर करने का जो कोशिश है वो किया गया है। बट अगर हम बात करें सल्फर का जो सेक्टर है जो एमिशन किया जाता है थर्मल पावर प्लांट से, तो उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, चाइना है और ऑस्ट्रेलिया नाम के जो कंट्री हैं वहाँ से आपको जो मोर एमिशन है वो देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में जो कोल है उसके अंदर में आप देखिए कि जो सल्फर का जो कंटेंट है वो काफ़ी कम है, सल्फर का जो कंटेंट है वो काफ़ी कम है इंडिया के अंदर में। तो ये बेसिकली यहाँ पे मेंशन था कि इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा किसी भी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे आप देखिए कि रेगुलेट किया जाए, किसी भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का ज़रूरत है एमिशन के पर्सपेक्टिव से, तो एक प्रॉपर जो गाइडलाइंस है वो होना चाहिए जिससे कि उसको इम्प्लीमेंट है वो किया जा सके। हमारे यहाँ पे जो सल्फर का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में समय समय पे अथॉरिटीज़ के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनको भी दिया गया है। जो सल्फर का जो गैस है उसको आप देखिए कि यहाँ पे रिमूव किया जाए, डीसल्फराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको कैरी किया जाए, ये भी आपको प्रीलिम्स के टॉपिक के अंदर में, प्रीलिम्स के डिस्कशन के अंदर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में आप रीड करना, यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि एमिशन के अंदर में इस सल्फर का जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग में क्या है। और आप देखिए कि अगर टॉपिक न्यूज़ के अंदर में है तो बार बार वहाँ पे आपको मेंशन रहेगा न्यूज़पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एड होक जजेज के बारे में है, काफ़ी बार आप देखिए कि जो रिटायर्ड जज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के अंदर में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये था कि जो नंबर ऑफ जो लिमिटेशंस जो लगाए गए थे लोक पहरी केस के थ्रू, उस लिमिटेशन को लिटिल बिट रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया गया है कि जो पेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है हाई कोर्ट्स के अंदर में। तो एड होक जो जज हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, उनको अपॉइंट किया जा सके एज ए एड होक जज के रूप से हाई कोर्ट के अंदर में। अभी एड होक जज किस टाइम में आपको अपॉइंट करने हैं, सबसे पहले तो आप देखिए कि एड होक जज के बारे में मेंशन है वो कहाँ पे है। आर्टिकल 224A, आर्टिकल 224A के अंडर में एड होक जज के बारे में मेंशन है। कब इसको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, क्योंकि आप देखिए कि ए है तो यहाँ पे अमेंडमेंट A B C किसी भी तरीके से मेंशन है तो अमेंडमेंट के थ्रू वो प्रोसेस है वो ऐड होता है। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 के समय में इसको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि अगर यहाँ पे ज़रूरत है तो रिटायर पर्सन को फिर से लाया जा सकता है, उनके द्वारा जल्द जो पेंडेंसी है उसको क्लियर किया जाए। लोक पहरी केस के अंदर बताया गया कि मिनिमम 20% का यहाँ पे जो पेंडेंसी है वो होना चाहिए, मिनिमम 20% का पेंडेंसी होना चाहिए। टोटल जो स्ट्रेंथ है, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका आप देखिए कि ओनली 10% मेंबर्स हैं, उन्हीं को एड होक जज है वो अपॉइंट किया जा सकता है, जिसके अंदर हमें आपको 2 और मैक्सिमम जो 5 हैं वो जजेस देखने के लिए मिलेंगे हाई कोर्ट के अंदर में। तो जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में था, ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया, इस वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें चाहबार पोर्ट के बारे में है, आप देखिए कि सिस्तान बलूचिस्तान नाम का जो एरिया है जो कहाँ पे है, ईरान के अंदर में, वहाँ पे हमने चाहबार पोर्ट है उसको डेवलप किया है, जिसका कि एक जो टर्मिनल है शहीद बहिश्ती जो टर्मिनल है, आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में 10 ईयर का जो है यहाँ पे जो एग्रीमेंट है उसको भी रिसेंटली साइन किया गया था। हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ईरान के वहाँ पे अप्रोच किया गया पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान में ही, और 10 ईयर की रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है उसको वहाँ पे एक्सटेंड है वो किया गया था ईरान के साथ में। तो स्टूडेंट्स उसी का ये बेसिकली डिस्कशन है यहाँ पे कि यूएस के द्वारा इंडियन अथॉरिटीज़ को जो रिलैक्सेशन हुआ करता था उसके रिगार्डिंग में जो कैंसिलेशन के सिग्नल्स हैं वो दिए गए हैं। यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा कहा गया कि इंडिया को किसी भी तरीके का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। 2016 के समय चाहबार पोर्ट को डेवलप किया गया था इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा अफगानिस्तान को बेसिकली जो ट्रेड का जो सप्लाई है उसको कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर जब स्टेबल गवर्नमेंट है वो हुआ करती थी, अब तो तालिबान का वहाँ पे जो पावर है। और स्टूडेंट्स ईरान इंडिया और अफगानिस्तान का ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा चाहबार पोर्ट के वहाँ पे। चाहबार पोर्ट के ही नियर बाई एरिया के अंदर में पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है ग्वादर पोर्ट। वहाँ पे कौन सा पोर्ट सिचुएटेड है, ग्वादर पोर्ट है वो भी सिचुएटेड है। तो ये भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। काफ़ी बार ये जो सिस्तान बलूचिस्तान है, ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान है और पाकिस्तान का जो आप देखिए कि यहाँ पे बलूचिस्तान प्रोविंस है, ये न्यूज़ के अंदर हुआ करते हैं। स्टूडेंट्स बलूच पीपल्स के जो डोमिनेशन का एरिया है उसको बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर भी है, ईरान के अंदर भी है। और आप देखिए कि इसका नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो अफगानिस्तान का एरिया है, सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, वहाँ पे भी आपको बलूचिस्तान का एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कबड्डी फेडरेशन के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि कुछ डिसीजन है वो दिया गया है कि एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है कबड्डी का ये जो न्यूज़ है, एग्जाम के पर्पज से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको ये कबड्डी जो हमारा यहाँ पे एक एंशियंट जो खेल रहा है हमारी कंट्री का, तो उसके बारे में आपको लिटिल बिट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन डिसीजंस के रिगार्डिंग में ये भी कहा गया था कि स्पोर्ट्स के अंदर में किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स वो नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स का जो डोमेन है उसके अंदर में पॉलिटिक्स वो कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल जो मार्शल आर्ट का जो प्रैक्टिस है वो भी हुआ करती हैं। उसकी रिगार्डिंग में यूपीएससी ने जैसे कलारी पयत्तू नाम का एक मार्शल आर्ट है जो केरल के वहाँ पे हुआ करता है। 2014 के समय में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन है वो पूछा गया था उस टॉपिक के रिगार्डिंग में यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपसे मल्ला युद्ध है जो कबड्डी के ही समहाउ सिमिलर वे के अंदर में एक आपको जो प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर अगर हम कबड्डी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि महाराष्ट्र के वहाँ पे इस स्पोर्ट्स का जो डोमिनेशन है वो आपको एंशियंट समय से ही देखने के लिए मिलता है। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसके अंदर भी कबड्डी का जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि कबड्डी का जो स्पोर्ट्स है वो वहाँ पे प्रेजेंट है वो हुआ करता था बुद्धिस्ट लिटरेचर के समय में। नेक्स्ट आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, कुछ एरियाज के बारे में जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया। फर्स्ट न्यूज़ है पनामा के रिगार्डिंग में। पनामा का आप देखिए कि कैनाल की वजह से ये यूएस एंड पनामा का जो डिस्प्यूट है वो हुआ है। यूएस के लीडर के द्वारा कहा गया कि पनामा का जो एरिया है उसको टेक ओवर किया जाएगा उनके द्वारा। पनामा कैनाल है उनको डेवलप किया गया था यूएस के द्वारा ही। आप देखिए कि 20 सेंचुरी है उस समय में। बाद में आप देखिए कि 1964 के समय पनामा कैनाल के रिगार्डिंग में क्लैश है वो वहाँ पे हुआ करता है। 1974 के समय वहाँ पे क्या एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था कि 99 के समय में जो कैनाल है उसको टेक ओवर कर दिया जाएगा पनामा जो कंट्री है उसे। और आप देखिए कि यूएस के द्वारा टेक ओवर भी कर दिया गया था। अब यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया है कि पनामा कैनाल के अंदर में चाइनीज कंपनीज का प्रेजेंस है तो उनके द्वारा फिर से जो उसको विड्रोवल है वो कैरी आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखिए कि ग्वाटेमाला नाम का जो कंट्री है वहाँ पे डिपोर्टेशन प्रोसेस के ही बारे में है। ये भी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, काफ़ी बार उनके बारे में रीड भी किया है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार लोकेशन ज़रूर से देख लेना। सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज है चाहे उसके अंदर एल सल्वाडोर हो, होंडुरास हो, ग्वाटेमाला हो, निकारागुआ हो, इन सभी का एक बार लोकेशन आप ज़रूर से देखना। कोस्टा रिका है, पनामा है।
जिससे कि आप देखिए कि एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फ्रांस के बारे में है। फ्रांस के द्वारा जो मिराज जो फाइटर जेट है उनको सेंड किया गया है यूक्रेन के वहाँ पे। तो आप देखिए कि यूक्रेन को जो डिफेंस का जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया गया। ईरानियन जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके द्वारा एक ड्रोन का जो कैरियर है उसको आप देखिए कि यहाँ पे शो किया गया है, उसके बारे में ये मेंशन है। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स यहाँ पे इजराइल के पर्सपेक्टिव से है। इजराइल के रिगार्डिंग में मेंशन ये किया गया, इजराइल के द्वारा कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को जो उनके द्वारा उनके एग्जिट किया गया, उनका अभी कोई डिमांड यहाँ पे कोई प्लान नहीं है कि अदर जो अथॉरिटीज़ हैं, अदर जो यूएन का बॉडीज हैं उसको भी उनके द्वारा एग्जिट है वो किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में अगर हम डिस्कस करें, 47 इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो हुआ करते हैं। 3 ईयर के टेन्योर के बेसिस पे यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और कोई भी पर्सन है, कोई भी कंट्री है, वो 2 टर्म्स के लिए कंटिन्यूस यहाँ पे इलेक्ट है वो हो सकता है, फिर उनको ब्रेक लेना होगा और उसी के बाद में फिर आप देखिए कि नेक्स्ट टर्म के रिगार्डिंग में कंटिन्यूस 3 टर्म के रिगार्डिंग में कोई भी कंट्री है वो यहाँ पे इलेक्ट है वो नहीं हो सकता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर में। 2006 के समय इसको सेटअप किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्रांस के वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद में जो बजट है उसको अडॉप्ट कर लिया गया है। गवर्नमेंट का जो बजट है उसको अडॉप्ट किया गया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अगेंस्ट में वहाँ पे था। और यूएस की मिलिट्री का आप देखिए कि जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है फिलीपाइंस के वहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यूएसए के द्वारा जिस तरीके से आप देखिए कि जो यहाँ पे आप देखिए कि जो जो पर्सन है, ट्रांसजेंडर जो पर्सन है उनकी रिगार्डिंग में जो बार किया गया है, वैसा ही अर्जेंटीना के द्वारा भी किया गया। अर्जेंटीना के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो आप देखिए कि डब्ल्यूएचओ को भी एग्जिट करने के बारे में उनके द्वारा कहा गया था, क्योंकि यूएस के द्वारा उसको एग्जिट किया गया। आप देखिए कि इनके अर्जेंटीना के जो लीडर हैं उनके द्वारा ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उसको भी डिनाई कर दिया गया था कि ब्रिक्स का मेंबरशिप को वो नहीं ज्वाइन करेंगे। तो ये कुछ अर्जेंटीना और यूएस के जो डिसीजंस हैं उसके बारे में मेंशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इजराइल का जो आर्मी है वो प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है इजराइल की आर्मी को कि गाजा का जो डिपार्चर है वो कैरी आउट किया जा सके। वहाँ पे गाजा के जो पर्सन है वॉलंटरी वे के अंदर में किसी अदर कंट्री को अगर अप्रोच करते हैं तो उनको कैरी आउट किया जा सके इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और जो होमवर्क आपको दिए गए हैं, एक तो ऑफिस ऑफ गवर्नर का होमवर्क आपको दिया गया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो आपको बताना है, तो उनको आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना स्टूडेंट। तो थैंक यू वेरी मच।